वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज बात करेंगे कि रिटायरमेंट से पूर्व डीडीओ द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और रिटायरमेंट के दौरान क्या क्या प्रोसेस रहता है। हालांकि मैंने पीपीओ जारी करने के संबंध में पेंशन प्रकरण एम्प्लॉय लेवल से किस प्रकार फॉरवर्ड करेंगे, डीडीओ लेवल से कैसे करेंगे और इसके अलावा ऑब्जेक्शन आए तो कैसे रिमूव करेंगे, सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। लेकिन आज बात करेंगे एक संपूर्ण जानकारी, जिसमें एक साथ संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि कर्मचारी की रिटायर्ड होने से पहले से लेकर के रिटायरमेंट तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कर्मचारी का जब रिटायरमेंट होने वाला हो उससे पहले 4-5 महीने पहले से ही आदेश जारी हो जाते हैं और इसके लिए सेवा पुस्तिका की फर्स्ट पेज की कॉपी और कोई भी विभागीय जाँच नहीं चल रही है या प्रस्तावित नहीं है उसका सर्टिफिकेट जो है नो डी यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का निर्धारित शपथ पत्र है वो संलग्न करके संबंधित जो भी नियुक्ति अधिकारी है उनको भेजा जाता है ताकि वो सेवानिवृत्ति आदेश जारी करें। ये कार्रवाई करने के बाद में संबंधित जो भी नियुक्ति अधिकारी है वो सेवानिवृत्ति आदेश जारी करते हैं। सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो जाए कर्मचारी का, उसके बाद क्या काम होगा, तो उसके बाद सेवानिवृत्ति की जो एंट्री है सर्विस बुक में करने के बाद उस तारीख तक यानी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा सत्यापन करना पड़ता है और टेंटेटिव ड्यू टू रिटायरमेंट लिख करके एडवांस में सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा सत्यापन किया जा सकता है। क्योंकि जब भी लेखाकर्मी के पास में भेजेंगे तो वहाँ भी वो लेखाकर्मी जिस तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं उस तारीख तक का सेवा सत्यापन का और अपना डिटेल्स देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि पहले जो भी सर्विस बुक है वो पेंशन डिपार्टमेंट में जाती थी, अब वर्तमान में सर्विस बुक नहीं जा करके लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जाता है और लेखाकर्मी जो भी होते हैं संबंधित जो भी आपके विभागीय ऑथराइज होते हैं वो सारी सर्विस बुक चेक करके उसी के आधार पर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत देते हैं और उसी प्रमाण पत्र को पेंशन पोर्टल पे अपलोड किया जाता है पेंशन प्रकरण के दौरान डीडीओ लेवल से। तो ये पहला काम हो गया सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की आदेश मतलब प्रस्ताव भेजना। दूसरा, नियुक्ति अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो जाएंगे। सेवानिवृत्ति आदेश जारी होने के बाद में जो भी सर्विस बुक है उसमें सेवा सत्यापन करना। उसके बाद अगला काम है अंतिम दिन तक सेवा पुस्तिका में वेतन का इंदराज कर उसके अनुसार पेंशन प्रकरण के लिए लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र जारी करवाना। अब लेखाकर्मी प्रमाण पत्र में आपको बता दूं इस तरीके का प्रमाण पत्र होगा। कार्यालय का नाम, जैसे आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, क्रमांक आ जाएंगे, दिनांक आ जाएंगे और लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र की प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी कार्मिक है जिस पद पर कार्यरत है और यहाँ इतनी तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब हो चुके हैं तो बाद में भी कई बार हो जाए पेंशन प्रकरण आप बाद में फिरें। हालांकि अब 6 महीने पहले से ही IFMS 3.0 पे पेंशन का मॉड्यूल एक्टिव हो जाता है, तो आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जब भी ये प्रोसेस करेंगे तब आपको सेवानिवृत्त होने वाला लागू हो जाएगा। उस तरीके से ये सारा चेक करने के बाद में वो इनका जो भी अंतिम वेतन है वो लिखेंगे। इसके बाद में पे मैट्रिक्स जो भी है वो लिखेंगे और इसके बाद में जितनी भी कर्मचारी कार्मिक है उनकी सेवा अवधि कितने माह, कितने वर्ष है, कितने दिवस की है वो लिख करके यहाँ अपना पद साइन कार्यालय की मोहर लगाएंगे अपने लेखाधिकारी की, उनके लिंक नंबर लिखेंगे। ये सारा होने के बाद तो ये लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और ये लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जब आप पेंशन प्रकरण को डीडीओ लेवल से फॉरवर्ड करेंगे, चेकर से मेकर में आएंगे तब अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं पूरे। तो लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो जारी करवाना पड़ेगा जब भी आप पेंशन प्रकरण अपलोड करेंगे। उसके बाद में पेंशन केस के साथ में कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे, तो एक तो अंतिम संस्था का नो ड्यू यानी जहाँ भी आप कार्यरत है वहाँ का नो ड्यू कि कोई भी बकाया नहीं है। सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र जो जैसे सर्विस बुक वगैरह में लास्ट पेज पे जो होगा। उसके बाद में सरकारी आवास का प्रमाण पत्र 27A या 27 प्रमाण पत्र 27 या 27A कि अगर आपके पास सरकारी आवास है तो उसका प्रमाण पत्र कि आपने खाली कर दिया है वगैरह जो भी है। दूसरा है कोई भी दीर्घकालिक लोन अगर ट्रेजरी द्वारा लिया गया तो ट्रेजरी द्वारा नो ड्यू लेना पड़ेगा या आपके जो भी डीडीओ है वो आपको देख करके बता सकते हैं या जारी करेंगे कि आपके कोई भी ऋण बकाया नहीं है। ये फॉर्मेट 27 और 28 ये क्या होंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये देखिए फॉर्मेट 27 का नियम 79(3) है। अब ये सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई सरकारी आवास सुविधा नहीं लेने पर कि इस तरीके का प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा और कार्मिक के साइन वगैरह होंगे कि उन्होंने किसी भी सरकारी आवास का उपयोग नहीं किया है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था 28 का यानी नियम 94 जिसके अंतर्गत है कि जहाँ सरकारी कर्मचारी ने कोई दीर्घकालीन अग्रिम लोन नहीं लिया हो, पहले लोन ले चुके हैं और वो लोन जमा हो चुका तो उसकी कोई समस्या नहीं। अग्रिम लोन का मतलब होगा कि अभी भी वो लोन अगर बकाया है तो पहले भुगतान करना पड़ेगा और तभी ये प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। तो कोई दीर्घकालिक अग्रिम लोन नहीं लिया उसका ये प्रमाण पत्र है 28 का
तो ये दोनों प्रमाण पत्र है वो पेंशन प्रकरण के साथ में लगेंगे। उसके बाद में अंतिम वेतन के अनुसार काल्पनिक एलपीसी, टेंटेटिव एलपीसी, टेंटेटिव एलपीसी का मतलब हुआ इस तरीके की एलपीसी है, ये लास्ट भुगतान सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आगे यहाँ लिख दें टेंटेटिव एलपीसी, ऊपर आप कार्यालय का नाम वगैरह लिख दें और यहाँ लिख दें पेंशन प्रयोजनार्थ। उसके बाद में यहाँ कर्मी का नाम आ जाएगा, विभाग आ जाएगा कि जो कि इतनी तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो जिस तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं उस तारीख तक का आपको भुगतान करना है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि कोई कार्मिक है अगर वो अधिवार्षिक की सेवा पूरी कर रहा है तो उसका लास्ट वर्किंग डे है वो भी सेवा में माना जाएगा। और अगर कोई कार्मिक रिटायरमेंट स्वैच्छिक ले रहा है तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट जिस तारीख से है वो तारीख नहीं मान करके उसके एक दिन पहले की तारीख है वो उस तारीख तक भुगतान होगा, उसी तारीख तक सेवा सत्यापन होगा, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लो 5 जुलाई को कोई कार्मिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो 4 तारीख उनकी अंतिम वेतन मिलेगा 4 तारीख तक, और उनका सेवा प्रमाणन भी है वो 4 तारीख तक होगा। 5 तारीख का दिन है उनके उसमें सर्विस में काउंट नहीं होगा अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है तो। उसके बाद में यहाँ आपका उनका जो भी मूल वेतन है, HRA DA जो भी है नीचे ये सारा, अगर कोई वसूली वगैरह है तो वो वसूली का वगैरह, और पॉलिसी नंबर ऐसे ही GPF लिखना चाहें तो लिख दें। वैसे ऐसे ही और इसकी पॉलिसी है आप पहले से बंद कर दें, RPMF है वो चालू रह सकती है लास्ट मंथ तक, और इसके अलावा GPF और ऐसे ही है वो बंद हो जाती है निर्धारित समय से पूर्व। कब तक होगी इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा कोई भी वसूली वगैरह है तो उसका सारा करके यहाँ दोनों जगह मोहर लगेगी DDO की, यहाँ एक मोहर इस पेज पे लगेगी और एक मोहर इस पेज पे लगेगी। तो ये टेंटेटिव एलपीसी होगी जो आपको साथ में लगानी पड़ेगी। इसके बाद में लेखाकर्मी प्रमाण पत्र, मैंने अभी आपको बता दिया, लेखाकर्मी प्रमाण पत्र इस तरीके का जो भी होगा जो लेखाकर्मी द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में सेवा में काल में अभी कभी निलंबित हुए हैं तो निलंबन और पुनः बहाल और जांच के अंतिम निर्णय की कॉपी है वो लगानी पड़ेगी। और जब आप ये करेंगे तो उसमें DE का ऑप्शन आएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह का, अगर वो येस है तो उसमें ये सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा, और नो है तो कोई समस्या नहीं है। और ये सारे फॉर्मेट है वो निर्धारित प्रमाण में और लगभग PDF में होने चाहिए। ज़्यादातर फॉर्मेट सारे PDF में होंगे। पेंशन प्रकरण में कार्मिक का फ़ोटो और जॉइंट फ़ोटो, ये 2 है वो JPG या JPEG में होंगे, बाकी सारे है वो PDF में होंगे, बैंक डायरी वगैरह। इसके बाद में कार्मिक की जो SSO ID है उसमें FMS 3.0 पे जाकर के आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके उसमें VRS वगैरह कोई ले रहा है कार्मिक तो उसका पेंशन का जो ESS है वो नहीं आएगा, तो आपको DDO लॉगिन में जाकर के उसको VRS है वो आपको स्वीकृत करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, VRS मार्क कैसे करेंगे, उसके संबंध में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना रखा है कि VRS मार्क कैसे करेंगे। अगर VRS के लिए चाहिए तो वो करेंगे तभी आप एम्प्लॉय के ID में वो शो होगा। उसके बाद में DDO को फॉरवर्ड किया जाएगा जो भी पेंशन प्रकरण एम्प्लॉय की ID से। फिर DDO लेवल पे चेकर, मेकर और अप्रूवर तीनों लेवल पे उस को चेक कर करके उसमें आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड करके फॉरवर्ड किया जाएगा पेंशन कार्यालय को, और पेंशन कार्यालय द्वारा उसमें ऑडिटर है, EO है, और भी जो भी 3 लेवल पे जो चेक होगा और उसमें जहाँ भी ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको रिमूव करके दोबारा आप वापस ऑब्जेक्शन रिमूव करके उसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये पेंशन केस है वो सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले भेजने के निर्देश है, यानी 6 महीने पहले से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप कभी भी भेज सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि DDO लेवल से DDO में भी आपको FMS 3.0 पे DDO में HO रोल में जाना, और HO रोल में पेंशन मैनेजमेंट में जाकर के पहले मेकर पे सारा केस होगा, उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड करना है आपको चेकर पे, चेकर से वापस अप्रूव रोल पे आएगा, और अप्रूव रोल से वेरीफाई करेंगे तो सबमिट होकर के वो केस है वो क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय जो भी रीजनल पेंशन कार्यालय होगा वहाँ जाएगा। वहाँ जा करके आपके अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन आप समय समय पर दूर करते रहें, मैंने वीडियो बना रखा है ऑब्जेक्शन के संबंध में। और नहीं है तो अगर वो पास हो जाता तो आपको PPO नंबर जारी होगा। अब जब PPO नंबर जारी हो जाएंगे, पेंशन किट जारी हो जाएंगे, तो आप एम्प्लॉय लेवल से और DDO लेवल से वो पेंशन किट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद में पहले तक तो था ये, जैसे कुछ दिन पहले का मैंने ये है कि कुछ दिन पहले तक तो जो 300 PL जो थी लीव सरेंडर इन्वेस्टमेंट जो थी वो PPO वेरीफाई करने के बाद में पे मैनेजर से PL का बिल बना देते, लेकिन अब ये भी प्रोसेस है FMS 3.0 पर आ गया है। तो अब जो भी सरेंडर इन्वेस्टमेंट जो भी होगा, लीव इन्वेस्टमेंट होगा, यानी 300 PL या जितनी भी PL होती हो जो शेष कर्मचारी के सेवा काल में जो अर्जित की हुई है और जिनको भुगतान नहीं उठाया वो PL है, उनका बिल अब FMS 3.0 पे होगा। तो वो लेटेस्ट प्रोसेस है, 20 तारीख से शुरू हुआ है अभी। तो ये काम है वो DDO लेवल से होगा। इसके बाद GPF और SI के फाइनल क्लेम है वो जो भी कार्मिक है उसकी SO ID से सीधे ही आप SIPF में फॉरवर्ड करेंगे। इसमें DDO का कोई रोल नहीं है,
और मैंने कल ही एक वीडियो तो बना रखा है जिसमें एसआई का क्लेम है, फाइनल क्लेम किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने जीपीएफ का भी सेम वीडियो बनाया था कि जीपीएफ क्लेम है कार्मिक की एसएसओ आईडी से किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे आप एसएपीएफ कार्यालय में, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगी, सारे डिटेल मैंने बना रखे हैं। तो वो वीडियो अगर जरूर देखें आपकी आवश्यकता तो, क्योंकि इसमें डीडीओ लेवल पे कोई रोल नहीं है, सीधा एम्प्लॉय की आईडी से जो जीपीएफ ऑफिस या एसएपीएफ ऑफिस है वहीं सीधा फॉरवर्ड होगा। और अगर मान लो किसी कार्मिक की डेथ हो जाती है तो डेथ केस में, हालांकि मैंने इसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है कि डेथ केस में क्या क्या कौन कौन से काम डीडीओ लेवल से होंगे, कौन से एम्प्लॉय लेवल से होंगे, क्या होगा। तो अगर डेथ केस है तो उसमें एसआई और जीपीएफ का जो भी क्लेम होगा, फाइनल क्लेम होगा, वो डीडीओ की एसएसओ आईडी से होगा। उसमें डीडीओ एसआईपीएफ पोर्टल डीडीओ का जो भी लॉगिन होगा एसएसओ, उसमें जाकर के एसआईपीएफ न्यू में जाना पड़ेगा और वहाँ स्विच रोल में डीडीओ रोल है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और डीडीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ से जो भी एसआई या जीपीएफ का प्रकरण फाइनल क्लेम है, वो डेथ क्लेम है, वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और वो करने से पहले जो भी कार्मिक है उसके नॉमिनी है उनकी बैंक डिटेल्स भी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेमेंट है वो कार्मिक के नॉमिनी के खाते में जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो वो सारा आप देख लें। मृत्यु की दशा में सामान्य रूप से कार्मिक के एसएसओ आईडी से जो भी एसआई जीपीएफ का पेमेंट होगा वो उनके खाते में जमा हो जाएगा। तो उनको भी अपनी बैंक डायरी है वो अच्छी तरह से, बैंक डिटेल्स है वो एसआईपीएफ में जाकर के या एसआईपीएफ पोर्टल में अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, वेरीफाई कर लेनी है, ताकि कोई समस्या नहीं हो। तो ये संपूर्ण जानकारी थी कि एक कार्मिक अगर सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो सेवानिवृत्ति से पहले क्या क्या काम करने पड़ेंगे, पेंशन प्रकरण के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और उसके बाद में एसआई और जीपीएफ का क्लेम किस तरीके से होगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। समय समय पर इसमें राज्य सरकार द्वारा बदलाव होते रहते हैं, तो जो भी अपडेट लेटेस्ट हो वो आप माने। मेरा प्रयास है आपको जानकारी देने का। जैसे अभी यहाँ जो भी मैंने ये पीडीएफ बनाई थी उस समय था कि 300 PLA यानी जो भी लिव इन्वेस्टमेंट है वो पे मैनेजर से बनता था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये प्रोसेस भी अब RFMS 3.0 पर आ चुका है। तो इसमें भी जैसे फैमिली पेंशन है या मान लो अगर किसी कार्मिक डेथ होती है तो अनुकंपा नियुक्ति का मामला है, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया है अनुकंपा नियुक्ति वगैरह का। तो इस तरीके से समय के साथ में इसमें बदलाव होते रहते हैं, तो आप अपडेटेड रहें। जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी कि डीडीओ लेवल पे कोई भी रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। कर्मचारी खुद भी ये वीडियो जरूर देखें और अन्य साथी जो भी रिटायरमेंट होने वाले उनको भी शेयर करें, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे तैयार रखें, ताकि आपका सही समय पे पेंशन प्रकरण तैयार हो जाए। आपका जो भी लाभ है, वित्तीय लाभ वगैरह है, वो भी आपको सेवानिवृत्ति के समय मिल जाए। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।